नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम राजनीति विज्ञान के द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में स्वयं व्यापक है और भारतीय छात्रों के अध्ययन हेतु ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान और ब्रिटेन के संविधान में काफ़ी हद तक साम्यता है। तो इस टॉपिक को एक व्याख्यान के अंतर्गत समेकित करना संभव नहीं हो पाएगा, तो आगामी कुछ व्याख्यानों में इसका अध्ययन करते रहेंगे। आज हम ब्रिटेन के संविधान का एक संक्षिप्त परिचय या आधारभूत जानकारी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि ब्रिटेन जो है उसको इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम के अंतर्गत वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड का प्रदेश भी शामिल है। ब्रिटेन जो है यूरोप के उत्तर पश्चिम में एक स्थित एक छोटा सा टापू है, जिसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2,44,000 किलोमीटर का है। इसकी जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस छोटे आकार ने इसको एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान किया और ब्रिटेन में ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसको सफल रूप से संचालित होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ब्रिटेन का जो संविधान है यह एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। यह अब भी विकास की अवस्था में है। चूँकि हमने संविधानों के प्रकार पढ़ते समय देखा था कि संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है विकसित संविधान, अर्थात ऐसा संविधान जिसका एक निश्चित समय पर निश्चित समय अवधि के अंदर किसी एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, वरन जो कि समय के सापेक्ष विकसित हुआ है। तो इसका श्रेष्ठतम उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। इस संविधान ने 1400 वर्षों के आधार पर अपना जो वर्तमान स्वरूप है उसको प्राप्त किया है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन का जो संविधान का जो इतिहास है उसको हम 6 युगों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात ब्रिटेन के संविधान के विकास के हम 6 चरण या 6 युग मूल रूप में मान सकते हैं, जिसमें कि पहला आता है एंग्लो सैक्सन काल, जिसे कि हम लोग सीमित राजतंत्र की स्थापना का युग भी कहते हैं। संवैधानिक विकास का जो प्रारंभ है वो एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है। इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 नियंत्रित राजपद और नंबर 2 स्थानीय स्वशासन की स्थापना। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं होती थीं, उस पर विटनेज मोट या विटन का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों को सम्मिलित किया जाता था। दूसरा जो युग है वह है नॉर्मन एंजीवन काल, जिसे कि हम राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय का युग मानते हैं, जो कि सन 1066 से लेकर 1153 तक का युग रहा। इससे पहला जो था वो 1066 तक का रहा, 5वीं सदी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। नॉर्मन एंजीवन काल के अंतर्गत एंग्लो सैक्सन काल की जो शासन व्यवस्था थी वो स्थानीय आधार पर संगठित थी, किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग
की बाधा समझकर विटनेस मोड को समाप्त कर दिया। किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य इतने ज़्यादा बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए दो संस्थाओं, मैग्नम कॉल्सियम जिसे कि हम महान परिषद और क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद जिसको बोलते हैं का उदय कर हुआ। मैग्नम कॉल्सियम विटनेज मोड की एक स्थानापन्न थी, उसको रिप्लेस किया उसने। क्यूरिया रेजिस जो थी वो कंपेरेटिव छोटी संस्था थी लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली थी। क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और प्रीवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ, मतलब ये कैबिनेट तक के विकास के चरण को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ बात यह देने की है कि नॉर्मन एंजीवन काल के अंतर्गत जो केंद्रीय इकाई थी, राष्ट्रीय इकाई थी, उसको ज़्यादा सशक्त किया गया, राजा की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, ये प्रमुख बात है, और विटनेज मोड का समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो युग आता है इसको बोलते हैं प्लेंटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल, जिसको कि हम वैधानिक संस्थाओं के उदय के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यह काल जो है अपन कह सकते हैं कि लगभग 1153 से लेकर के और 1445 तक का रहा। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रीवी काउंसिल और एक्सकेचर के रूप में दो संस्थाएं हो गईं। इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत ज़्यादा धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस कारण जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं सिद्धांत का उदय हुआ। पार्लियामेंट का उदय, जो मैग्ना कार्टा की जो 1100 आपके जो घटना थी आपका 15 जून 1215 को, जिसमें कि महान, जिसको मैग्ना कार्टा का कहते हैं या महान अधिकार प्राप्त कहते हैं, वो इसी काल की देन घटनाएं हैं। चौथा चरण आता है ट्यूडर काल, जिसे कि पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना का युग भी कहते हैं। यह काल 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक का है। 1485 ईस्वी में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर जो थे वो शासक बने। ट्यूडर्स राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और योग्य होते थे। उन्होंने सामंतों की जो नियंत्रित कर स्वेच्छाकारी शासकों की भांति लेकिन जनता के हित में ध्यान रखते हुए शासन किया। इस काल की महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई, अर्थात राजनीतिक शक्ति धार्मिक सत्ता के चंगुल से या नियंत्रण से बाहर निकल गई। जो पांचवा काल या चरण है वह है स्टुअर्ट काल, जिसे कि हम निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना का युग कहते हैं, जो कि 1603 ईस्वी से लेकर के 1714 ईस्वी तक का युग माना जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद 1603 ईस्वी में इंग्लैंड का जो सिंहासन है वो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1625 में उनका बेटा चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी और राजा के दैवीय अधिकारों और विशेषाधिकारों पर बल देना चालू कर दिया। ऐसी स्थिति में उसका झगड़ा संसद के साथ हो गया। 1628 में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र, मतलब कि पिटिशन ऑफ राइट्स, को मनवाने में सफल हो गई, जिससे कि राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लग गए। संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना प्रपत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अपने वचन को नहीं निभाया। जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट ने संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना ही शासन किया। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में 1642 से 1645 तक गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चला करके 1649 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया और इसके पश्चात गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। 1649 में इंग्लैंड में राजतंत्र और लॉर्ड सभा का अंत कर क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। फिर इसके पश्चात गणतंत्र की स्थापना के पश्चात पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर जिसके पश्चात 1685 की गौरवपूर्ण जो क्रांति थी, 1600 आपका उसका भी जो काल है
इसी काल की घटना है। 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स है, अधिकार पत्र, वो भी इस काल की घटना है। जो बिल ऑफ राइट्स था उसके अंतर संसद जो है उसको सम्राट से मनवाने में सफल हो गई। बिल ऑफ राइट्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। राजा को कम से कम एक बार संसद में बैठक अवश्य बुलानी होगी, संसद की बैठक। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को वैधानिक प्रभुता प्राप्त हो गई। छठवां जो काल है वो है हैनोवर काल, जिसे कि संसदीय जनतंत्र के विकास का युग कहा जाता है, जो कि 1714 ईस्वी से लेकर और आगे तक चल रहा है। राजा का जो पद था उस पर संसद की सर्वोच्चता तो अधिकार पत्र जो था उससे स्थापित हो गई। 1714 में साम्राज्ञी एन्नु की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर का जो जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना, यहीं से संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ। इससे पश्चात संसदीय जनतंत्र का जो विकास है वो प्रारंभ हुआ, जिसके तहत राजा की जो वास्तविक शक्तियाँ थीं उनका पतन हो गया। मंत्रिमंडलीय जो शासन प्रणाली है उसका विकास हुआ। लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हुआ। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि यह स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, और संवैधानिक विकास की दिशा कुछ बाधाओं और रुकावटों के बावजूद राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रयाण की रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया के पश्चात ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ और यह अपनी वर्तमानकालीन स्थिति को प्राप्त कर चुका है। आगामी बातें इसके पश्चात अगले व्याख्यान में करेंगे।